तो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, तो यहां से हमारा चैप्टर, हमारा कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो गया नॉर्मल सेल ऑफ गुड्स से। क्लियर? इसको सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस भी कहा जाता है, ऑन रिटर्न बेसिस। अब बच्चे वही चीज जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि अकाउंटिंग में हमारे कॉन्सेप्ट्स चेंज नहीं होंगे, जो बेस है, जो फंडामेंटल्स हैं वो तो वही रहेंगे, बट अगर कुछ न्यू केसेस आते हैं, कुछ नई सिचुएशंस आती हैं, तो उनकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। अब यहां मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूं कि कैसे ये डिफरेंट है। कोई भी एक नॉर्मल शॉपकीपर है, डीलर है, वो कुछ सामान खरीदता है और उस सामान को बेचता है, गुड्स को सेल करता है। तो अगर मैं नॉर्मल सेल की बात करूं तो जैसे ही सेल हो जाती है, हम अपने पास अपनी बुक्स में एक जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर देते हैं, और वो जर्नल एंट्री हमारी सेल्स की, अगर गुड्स सेल कर रहे हैं तो हमारी उसकी एंट्री बन जाती है डेटर्स अकाउंट या कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नॉर्मल सेल रिकॉर्ड हो गई है। अब यहां पर जो सिचुएशन चेंज हुई, वो क्या चेंज हुई? यहां पर जब मैंने सेल की कस्टमर को, तो उसके साथ कुछ कंडीशन लगी हुई। वो कंडीशन क्या है? जब मैंने कस्टमर को सेल की तो वो है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस या फिर सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस। इसका मतलब क्या होता है? एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। और समटाइम्स आप क्या करते हो कि कोई भी शॉप से कुछ क्लोथ्स खरीदते हो। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे अपने क्लोथ्स खुद भी परचेज कर रहे हो, और हो सकता है कुछ अभी बच्चों ने खुद से परचेज करना स्टार्ट नहीं किया हो, उनके पेरेंट्स या उनके जो एल्डर सिबलिंग्स हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, वो परचेज करते हो। और बट हो सकता है आगे चल के धीरे धीरे आप खुद भी अपने क्लोथ्स परचेज करना स्टार्ट करो। समटाइम्स क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर शॉप वाला है जिससे आप बार बार परचेज करते हो, आपकी कुछ जान पहचान हो जाती है, राइट? तो उस केस में आप कपड़े पसंद करने गए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि आपको कुछ टी शर्ट चाहिए थी, तो आप शॉप पे गए, आपने वहां पर कुछ टी शर्ट्स देखी, आपको एक टी शर्ट चाहिए थी, लेकिन आपको वहां पे पसंद आ रही हैं 3-4 टी शर्ट्स। अब आपको लग नहीं रहा कि यार इसमें से मैं कौन सी एक लूं। घर पे पेरेंट्स को दिखानी पड़ेगी, और आपका एल्डर ब्रदर है या सिस्टर है उसको दिखानी पड़ेगी, वो भी इसको देखकर बताएंगे कि हाँ ये वाली ले लो। तो अब वो शॉपकीपर आपकी जान पहचान का है, तो आप उसको बोलते हो भैया मेरे को टी शर्ट तो एक ही चाहिए, लेकिन अभी मैं 2 या 3 टी शर्ट आपसे लेके जा रहा हूं, घर पे दिखाऊंगा, जौन सी एक पसंद आएगी सबको वो मैं रख लूंगा, बाकी आपको वापस कर दूंगा। तो बाकी आपको वापस कर दूंगा रिटर्न बेसिस। या मैं 3 टी शर्ट्स लेकर जा रहा हूं, उनमें से कोई एक अप्रूव हो जाएगी घर पे, बाकी सब वापस हो जाएंगी, अप्रूवल बेसिस। अब जब आप 3 टी शर्ट्स लेकर चले गए, तो क्या शॉपकीपर को, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताना, क्या शॉपकीपर को अपने पास 3 टी शर्ट्स सेल की एंट्री डाल देनी चाहिए? क्या उसको अपने पास बुक कर लेना चाहिए कि 3 टी शर्ट्स की सेल हो गई है? मान लेते हैं 1000 रुपीज की एक टी शर्ट है, तो 3 टी शर्ट्स के 3000 रुपीज। क्या उसको अपने अकाउंटिंग बुक में 3 टी शर्ट सेल की एंट्री डाल देनी चाहिए? आपको ये सही लग रहा है, या लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ और होना चाहिए? कुछ और क्या होगा उसकी अभी डिस्कशन करेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं यहां तो कुछ अलग लग रहा है, ये अभी सेल हुई नहीं है 3 टी शर्ट्स, है ना, कुछ और होना चाहिए।
अभी 3 टी शर्ट सेल हुई नहीं है और हमें थोड़ा सा हिंट भी है कि शायद इसमें से एक ही टी शर्ट सेल होगी, 2 टी शर्ट वापिस आ जाएंगी। शॉपकीपर को आइडिया तो है ही कि 2 टी शर्ट वापिस आ जाएंगी, तो वो अभी से इसको सेल मान ले, ये एक सही अप्रोच नहीं है। अभी से वो उसको अपनी अकाउंटिंग बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर ले कि मेरी 3 टी शर्ट सेल हो गई, ये सही नहीं है। क्लियर? तो यहां पर कुछ चेंज आएगा, राइट? अभी तक बस आपको इतना जानना है, क्या चेंज आएगा वो अब हम बात करेंगे। अच्छा, आगे ऐसा भी हो सकता है कि आप जो टी शर्ट लेकर गए हो, घर पे जाकर दिखाई ब्रदर को, सिस्टर को या पेरेंट्स को, उनको लगा नहीं यार 2 अच्छी लग रही है, एक काम करो 2 टी शर्ट रख लो, एक वापिस कर दो। आप शॉपकीपर को बोल के आए थे एक चाहिए, लेकिन बाद में घर वालों को पसंद आ गई, उन्होंने अप्रूव कर दिया, आपको अलाउ कर दिया, चल यार ये दोनों अच्छी लग रही हैं, कुछ नहीं होता 2 टी शर्ट्स रख लो। तो ऐसा भी हो सकता है। फिर आप शॉपकीपर के पास जाकर जो भी रिमेनिंग है, मान लो आप 3 टी शर्ट लेकर आए थे, तो एक वापस कर दोगे और कहोगे ये 2 मैंने रख लिए। बताने का तरीका क्या होगा, आप या तो उनको फोन कर दोगे कि 2 टी शर्ट्स रख लिए, या शॉप पे चले जाओगे, एक टी शर्ट वापस कर दोगे, या फिर उससे कुछ टाइम लेकर आए हो आप कि मैं ना ये 3 टी शर्ट लेके जा रहा हूं या 3 टी शर्ट लेके जा रही हूं, और मैं 2 दिन के बाद आकर आपको टी शर्ट वापिस कर दूंगी, जौन सी नहीं लेनी है। और अगर मुझे सारी लेनी होंगी तो फिर मैं सारी भी रख लूंगी या सारी टी शर्ट रख लूंगा। 2 दिन का आपने टाइम उनसे मांग लिया। तो यहां पर टाइम पीरियड की भी इंपॉर्टेंस होती है। अगर 2 दिन या उससे पहले पहले विद इन 2 डेज आपने किसी भी तरीके से शॉपकीपर को कंफर्म कर दिया कि मेरे को ये तीनों टी शर्ट्स चाहिए, या एक चाहिए या 2 चाहिए, या ऐसा भी हो सकता है कि एक भी ना लो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। घर पे गए, घर वाले कहा नहीं नहीं नहीं, ये अच्छी नहीं लग रही, बिल्कुल भी तीनों ही बेकार लग रही हैं, हम कहीं और से ले लेंगे, ऐसा भी हो सकता है, राइट? तो 2 दिन में आपको कंफर्मेशन देनी होती है। 2 दिन मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, ऐसा नहीं है हर केस में 2 दिन होते हैं। आगे आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो देखेंगे वहां पे कितना टाइम पीरियड हमें गिवन है। तो 2 दिन में आपने कंफर्म नहीं किया तो भी मान लिया जाएगा कि आपको सारी टी शर्ट पसंद आ गई हैं और आप सारी टी शर्ट्स आपने रख ली हैं। तो पैसे तो बाद में आ जाएंगे, उधार पे भी तो सेल होती है ना, ऐसा नहीं है सिर्फ कैश पे ही सेल होती है, उधार पे भी सेल होती है। तो टाइम पीरियड की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। अब इस केस में जो मैंने कहा नॉर्मल अकाउंटिंग नहीं होती, कुछ और अकाउंटिंग होती है। अब हम उस पर डिस्कशन अपनी स्टार्ट करते हैं। तो यहां से ये हमारा नॉर्मल अकाउंटिंग से थोड़ा सा चेंज हो जाता है केसेस। अब उस केसेस में अकाउंटिंग कैसे करनी है, उस ट्रांजैक्शन को अकाउंट फॉर कैसे करना है, इस चैप्टर में हमें यही सीखना है। ऐसे बहुत सारे बच्चे चैप्टर्स हैं जहां पर अकाउंटिंग का बेस कॉन्सेप्ट सेम है, बट कुछ कुछ सिचुएशंस, कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस नॉर्मल से हटकर वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, कुछ अलग तरह की ट्रांजैक्शन है जो नॉर्मली हर बिजनेस में नहीं होती है। तो हमें उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है ये सीखना होता है। इससे हर चैप्टर्स नए बनते जाते हैं। जैसे मैंने एनपीओ का एग्जांपल दिया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनका जो बिजनेस मॉडल है वो एक नॉर्मल बिजनेस मॉडल से डिफरेंट है। ऑल्दो उनका बिजनेस ही नहीं है, वो तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनकी अकाउंटिंग डिफरेंट हो जाती है। एक और चैप्टर है कंसाइनमेंट, कुछ बच्चे शायद वो कर भी चुके हैं कंसाइनमेंट चैप्टर। वहां पर भी बच्चे कुछ ट्रांजैक्शंस डिफरेंट तरह से हो रही होती हैं, तो उस पर एक सेपरेट चैप्टर बन गया कि उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। ऐसे ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नॉर्मल बिजनेस से हटकर कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, तो उसको कैसे डील करेंगे। तो अब इस पर जो चैप्टर है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल या रिटर्न बेसिस, इसमें अगर बात की जाए बच्चे, अब 3 तरह की सिचुएशन हो सकती हैं। तीनों तरह की सिचुएशंस को समझते हैं और फिर उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं।
तीन तरह की सिचुएशन क्या हो सकती हैं बच्चे? एक सिचुएशन सबसे पहली ऐसी हो सकती है जहां पर नॉर्मली तो हम गुड्स को सेल करते हैं, नॉर्मली तो हम गुड्स को सेल कर देते हैं, जैसे हम एक 11th-12th में हम पढ़ के आ चुके हैं, सेल कर दी। वो अप्रूवल बेसिस पर नहीं है, रिटर्न बेसिस पर है। मोस्टली ट्रांजेक्शंस नॉर्मली सेल होती है। एग्जांपल ले लो, वो जो शॉपकीपर है, वो शॉपकीपर कोई भी टी शर्ट लेने आता है तो वो सीधा सेल करता है, भैया जितनी चाहिए उतनी ले जाओ, पैसे दो और टी शर्ट ले जाओ। लेकिन कुछ कुछ लोगों से जान पहचान है, एक्सेप्शनल केसेस हैं वो, जिनको वो अप्रूवल या रिटर्न बेसिस पर दे देता है कि ठीक है आप ले जाओ, और अगर आपको पसंद आ जाए तो रख लेना, पसंद नहीं आए तो वापस कर देना। तो इसका मतलब यहां पर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस या रिटर्न बेसिस वेरी फ्यू ट्रांजैक्शंस होती है। बहुत कम ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो अप्रूवल या रिटर्न बेसिस पे हैं। मोस्टली ट्रांजैक्शंस उसकी एट द टाइम ऑफ द पॉइंट सेल हो जाती है सीधा, अप्रूवल बेसिस पर नहीं होता। लेनी है ले जाते हैं, नहीं लेनी तो नहीं ले जाते, बस इतना होता है। बहुत ही कम ट्रांजैक्शंस हमारी ऐसी हैं जो अप्रूवल बेसिस पे हैं। अब एक केस ऐसा है जहां पर मोस्टली ट्रांजैक्शंस हमारी इसी मॉडल पे चलती है। हमारा बिजनेस ही कुछ ऐसा है, हमारा बिजनेस ही कुछ ऐसा है कि इसमें वन टाइम डायरेक्टली सेल होता ही नहीं है। ये बिजनेस ही ऐसा है कि यहां पर कस्टमर को पहले यूज करने के लिए देना पड़ता है, वो यूज करता है, उसको पसंद आता है तो वो ले लेता है, अदरवाइज नहीं लेता। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने एक कुछ रिसर्च करके एक नई टेक्नोलॉजी की वॉशिंग मशीन डेवलप की, वॉशिंग मशीन बनाई मैंने नई तरह की। अब जब मैं उसको मार्केट में लेके आया तो जल्दी से कोई परचेज करने को रेडी नहीं है कि पता नहीं न्यू टेक्नोलॉजी है और चले ना चले। ऑलरेडी मार्केट में एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स हैं, एलजी है, सैमसंग है, मैं तो एक अलग तरह का ब्रांड लेकर आया, तो लोग ना जनरली उसको परचेज नहीं कर रहे। तो मैंने क्या किया, उसको ताकि लोग खरीदें उसके लिए मैंने अपने पास एक स्कीम, एक ऑफर निकाला। मैंने कहा आप एक काम करो, आप वॉशिंग मशीन लेकर जाओ, आप इसको 15 दिन तक यूज करो, अगर आपको ये पसंद आ जाए तो रख लेना, नहीं तो वापस कर देना। राइट, अभी आपको पैसे नहीं देने। मतलब मैंने और तरीके से कुछ सिक्योरिटी ले ली, कंफर्म कर लिया कुछ भी उनके आईडी प्रूफ्स वगैरह देख के कि हाँ ये पर्सन लेके जा रहा है, बट मैंने ये ऑफर निकाल दिया। तो बच्चे अब इस केस में मेरी मोस्टली ट्रांजैक्शंस अप्रूवल बेसिस, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पर, यहां पर फ्यू ट्रांजैक्शंस सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पर है। अब इसके बीच में एक केस और बन जाता है जहां पर अप्रूवल बेसिस की सेल ना तो बहुत कम है और ना ही मैं ऐसा कहूंगा कि मोस्टली ट्रांजैक्शंस अप्रूवल बेसिस पे। तो ये एक बीच का लेवल आ जाता है, हम कहते हैं यहां पर मीडियम लेवल हो गया ये। मतलब कि यहां पर कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो अप्रूवल बेसिस पर हैं, और कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो डायरेक्टली सेल हो जाती हैं। रेशो 50-50 है या 40-60 है, इसके आसपास है। तो आप एक आइडिया ले सकते हैं, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, फिक्स नहीं है कि फ्यू ट्रांजैक्शंस का मतलब 5% है या 10% है या 15% है, मतलब बहुत कम ट्रांजैक्शन है। मोस्टली ट्रांजैक्शन से आप आइडिया ले सकते हो 70-80% हमारी ट्रांजैक्शन रिटर्न बेसिस पर है, और मीडियम में 40-50-60% हमारी ऐसी हैं जो अप्रूवल बेसिस पर है। अब ये तीन कैटेगरी जो बनी है, ये क्यों बनी है? क्योंकि इन तीनों में हमें अकाउंटिंग करने का तरीका जो है वो डिफरेंट होता है। एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूं, अगर मेरी मोस्टली ट्रांजैक्शंस सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे है
तो मुझे अपने पास एक सेपरेट बुक्स कह लो, सेपरेट अकाउंट कह लो, इसका एक सेपरेट बुक या सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा अगर मेरी मोस्टली ट्रांजैक्शंस इस मॉडल पर है, अप्रूवल बेसिस पर। अगर मेरी वेरी फ्यू ट्रांजैक्शंस हैं जो अप्रूवल बेसिस हैं, तो मैं यहां पर कुछ भी सेपरेट बुक्स नहीं बनाऊंगा। नो नीड टू मेंटेन सेपरेट बुक। जो ऑलरेडी मेरी जर्नल एंट्री वाली बुक्स मैं अपने पास मेंटेन करता हूं, मैं उसी तरीके से एंट्री करना स्टार्ट कर दूंगा। जैसे कि पहले मैं फ्यू ट्रांजैक्शंस का एग्जांपल लूंगा, शायद आज की क्लास के अंदर हम यही फ्यू ट्रांजैक्शन वाला एग्जांपल ही देख पाएंगे, जहां पर ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती है, जहां पे सेपरेट बुक बननी है। वो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में देख पाएंगे। आज मैं सिर्फ बात कर रहा हूं फ्यू ट्रांजैक्शंस जहां पर होती हैं उसकी। बच्चे जहां पर फ्यू ट्रांजैक्शंस होती है, सबसे पहले तो सेल होगी, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। ये नॉर्मल सेल नहीं है, ये मैं उस सेल की बात कर रहा हूं जो अप्रूवल या रिटर्न बेसिस पर है। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस या रिटर्न बेसिस। जब ये नॉर्मल सेल होती है तो हम एंट्री करते हैं कस्टमर या डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और मजे की बात यह है कि जब हम सेपरेट बुक्स मेंटेन नहीं कर रहे, हम उन्हीं बुक्स में, जर्नल बुक्स में ही एंट्री कर रहे हैं जो हम ऑलरेडी अपने पास मेंटेन करते हैं, तो इस केस में भी एंट्री यही आएगी, कस्टमर या फिर डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये एंट्री बच्चे वही एंट्री है जो नॉर्मल सेल की होती है। तो इसका मतलब जहां पर वेरी फ्यू ट्रांजैक्शंस अप्रूवल बेसिस पर होती हैं, वहां पर चाहे सेल डायरेक्टली हो जाए विदाउट अप्रूवल बेसिस वाली, या फिर अप्रूवल बेसिस वाली हो जाए, एंट्री सेम रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि अप्रूवल बेसिस वाले केस में भी हम उसको सेल मान लेते हैं। ऑल्दो ये अप्रूवल बेसिस पर है, हो सकता है 2 या 3 दिन के बाद कंफर्मेशन आए कि गुड्स नहीं चाहिए, हो सकता है ऐसी कंफर्मेशन आए, बट जैसे ही हम सेल करते हैं अप्रूवल बेसिस पे, हम ये मान लेते हैं कि सेल हो गई। कौन से केसेस में, कौन सी कैटेगरी में? जहां पर हमारी वेरी फ्यू ट्रांजैक्शंस इस मॉडल पर होती हैं। अच्छा, फिर आगे क्या होगा उसको भी देखते हैं। आगे बच्चे, जब सेल हो गई उसके बाद कंफर्मेशन आएगी। कंफर्मेशन क्या आएगी? फर्स्ट कंफर्मेशन आ सकती है कि ये जो गुड्स कस्टमर ले गया है, उसने कहा ठीक है डन, मेरे को ये गुड्स पसंद आ गए हैं, अप्रूव कर दिया, मैं इस गुड्स को रख रहा हूं। एक्चुअली में सेल तब होती है जब वो कस्टमर इसको अप्रूव कर देता है और फाइनली बोल देता है कि ठीक है ये गुड्स मैं रख रहा हूं अपने पास। फाइनली सेल तब होती है, लेकिन हमने अपनी बुक्स में इसको पहले ही सेल मान लिया। तो बात आती है अब क्या करेंगे? व्हेन गुड्स अप्रूव्ड बाय कस्टमर। देखते हैं आप में से कौन मुझे बताता है, चैट बॉक्स में एक बार बताने की कोशिश करना कि जब पहले ही मैंने उसको सेल मान लिया और बाद में कस्टमर ने बताया कि ठीक है अप्रूव डन, मैं इसको ले रहा हूं, तो क्या करना चाहिए? देखते हैं, ट्राई करो, गेस करो, कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? गेस करो, वैसे मैं बताऊंगा कुछ नहीं होता, गेस करो, कोशिश करो। मैं पहले ही बुक्स में इसको सेल मान चुका हूं,
एक बच्चे का आया बैंक टू कस्टमर। बच्चे, बैंक टू कस्टमर तब आएगा जब एक्चुअली में उससे पैसा आएगा। बैंक या कैश, बैंक या कैश लेजर हम तब यूज करते हैं जब एक्चुअली में पैसे आ रहे होते हैं या एक्चुअली में पैसे जा रहे होते हैं। अभी कंफर्मेशन दी है फोन करके, ठीक है यार, ओके मैं ये गुड्स रख रहा हूं, बैंक में पैसे आए नहीं है, आपने बैंक में पैसा, बैंक को डेबिट करके बैंक बैलेंस इंक्रीज कर दिया, इससे गड़बड़ हो जाएगी। आपकी बुक्स और बैंक की स्टेटमेंट मैच नहीं करेंगी, तो बैंक नहीं लिखना। क्लियर? वैसे तो कायदे से अब वो टाइम बनता है जब सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए, सेल की एंट्री करनी चाहिए, लेकिन इस केस में तो हम ऑलरेडी सेल मान चुके थे। तो जब हम ऑलरेडी सेल मान चुके हैं तो अब हमें इसकी कोई एंट्री नहीं करनी। कुछ बच्चों का आंसर आया है नो एंट्री नो इफेक्ट, बिल्कुल सही आया है। जब वो पैसे देने की बात करेगा तो बैंक की एंट्री करेंगे, अभी नहीं। अभी उसने कंफर्म किया ओके डन है, और मैं पहली एंट्री कर चुका था, तो बस मैंने कहा अब क्या, कुछ अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने तो सेल बुक कर ली थी। लेकिन अगर सिचुएशन चेंज हो जाए, मैं एक काम करता हूं, मैं इसको सेकंड का ए केस बोल देता हूं, जब उसने अप्रूवल दे दी, एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं सेकंड में ही बी केस बना देता हूं, व्हेन नॉट अप्रूव्ड, व्हेन गुड्स नॉट अप्रूव्ड, अप्रूव नहीं हुए, या फिर मैंने कहा उसने रिटर्न कर दिए। बच्चे रिटर्न बेसिस पे ले गया था ना, वो रिटर्न बेसिस पे ले गया था। पसंद आएंगे तो रख लूंगा, पसंद नहीं आएंगे तो वापस कर जाऊंगा। उसने कंफर्मेशन दे दी कि गुड्स मुझे पसंद हैं, या उसने कंफर्मेशन दे दी गुड्स मुझे पसंद नहीं है। अब ऐसे केस में क्या करेंगे, इन दोनों में से एक ही सिनेरियो होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से एक होगा, राइट? दोनों भी हो सकते हैं। जब मान लो क्वांटिटी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 3 टी शर्ट्स वो लेकर चले गए थे, तो 3 में से अगर तीनों रख ली तो पहला केस, तीनों वापस कर दी तो दूसरा केस, 3 में से 2 रख ली और 1 वापस कर दी, तो जो 2 रख ली उसके लिए फर्स्ट केस, जो 1 वापस कर दी उसके लिए सेकंड केस। क्लियर? अब जब वापस कर दी तो इस केस में अभी ध्यान रखना, हम सिर्फ वो कैटेगरी वाली ट्रांजैक्शंस को डील कर रहे हैं जहां पर फ्यू ट्रांजैक्शन होती हैं अप्रूवल बेसिस पे। जहां मोस्टली ट्रांजैक्शन होती है उसको बाद में टेक केयर करेंगे। इस केसेस में हमें अपनी एंट्री को रिवर्स करना होगा। 2 ऑप्शन है, या तो इसको एज इट इज रिवर्स कर दो, या आप इसको नॉर्मली जैसे गुड्स रिटर्न हो जाते हैं, पहले सेल हुई तो सेल मान लिया, गुड्स वापस आ गए तो सेल रिटर्न मान लिया। दोनों ऑप्शंस ओपन है। आप चाहो तो इसको एज इट इज रिवर्स कर सकते हो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर या डेटर्स, और चाहो तो सेल्स रिटर्न भी दिखा सकते हो। एक ही बात है, अल्टीमेटली लास्ट में सेल्स रिटर्न सेल्स में से ही माइनस होती है, नेट सेल ही दिखाते हैं ना हम, तो अल्टीमेटली वहीं से ही माइनस होती है। तो आप चाहो दोनों अकाउंट दिखा सकते हो, दोनों करेक्ट है, इट्स अप टू यू। अगर आप सेल्स रिटर्न को सेपरेटली अलग से रखना चाहते हो, अलग से दिखाना चाहते हो, तो आप सेल्स रिटर्न बना सकते हो, उसमें सेल्स रिटर्न अलग से आती रहेंगी, टोटल कितनी सेल्स रिटर्न हुई है। बट अगर आप नहीं चाहते तो सिंपली रिवर्स कर दो, दोनों चीजें ठीक है, रिवर्स कर सकते हो, सेल्स रिटर्न भी दिखा सकते हो, बात एक ही है। क्लियर? तो आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी अगर गुड्स रिटर्न हो गए हैं या अप्रूव नहीं हुए हैं। अब एक और सिचुएशन आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे टाइम हो रहा है 12:10 हो चुके हैं। अच्छा नहीं, आपकी तो 12:30 तक क्लास है, ओहो अभी तो टाइम है बड़ा। चलो चलो ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। अब एक केस और बनता है जो इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो इस चैप्टर का, अच्छा अभी तक का क्लियर है बताओ एक बार।
गुड्स ले गए तो नॉर्मल सेल की तरह ट्रीट कर लिया, उसके बाद गुड्स अप्रूव हो गए तो क्या करना है, गुड्स अप्रूव नहीं हुई, रिटर्न हो गए तो क्या करना है। गुड। चलो, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इस चैप्टर का, उसको ध्यान से समझना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में सबसे जरूरी चीज यही है। बच्चे समटाइम्स क्या होता है, जैसा कि आपको पता ही है, हमारी जो बुक्स हैं वो फाइनेंशियल ईयर एंड होने पे क्लोज होती है। फाइनेंशियल ईयर एंड हमारा जनरली 31 मार्च को होता है, बट थियोरेटिकल आप क्वेश्चन करोगे तो बहुत सारी जगह कैलेंडर ईयर को भी फाइनेंशियल ईयर लिया होता है। उस केस में 31 दिसंबर को हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। तो 31 मार्च हो या 31 दिसंबर हो, यहां पर हमारी बुक्स क्लोज होती हैं। मोस्टली 31 मार्च होता है, बट समटाइम थियोरेटिकली क्वेश्चन आ जाता है कैलेंडर ईयर का भी, तो उसको भी देख लेते हैं। तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यहां पर हम अपनी बुक्स क्लोज करते हैं। अब बच्चे देखो केस कैसा आया। केस ये आया कि मैंने कुछ सेल की ऑन अप्रूवल बेसिस पर 25 मार्च को, तो यहां पर मेरा जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा वो मैं 31 मार्च मान के चल रहा हूं। यहां पर मैंने सेल की, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, और जो टाइम पीरियड मैंने दिया सामने वाली पार्टी को, कस्टमर को, कि आपको कितने टाइम में कंफर्म करना है कि आपको गुड्स रखने हैं या नहीं रखने, दोनों की कंफर्मेशन। अगर आपको चाहिए तो अप्रूव कर दो, उसकी कंफर्मेशन दे दो, यस आपको चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए तो उसकी कंफर्मेशन दे दो, नहीं चाहिए तो। राइट। दोनों केसेस के लिए मान लो हमने उसको दिया 10 दिन का टाइम, 10 डेज का। अब यहां से जो 10 डेज हैं बच्चे वो आएंगे 5 अप्रैल को। मैं अभी बिल्कुल वैसा डेज लेके नहीं चल रहा। अगर 30 डेज काउंट करें, 25, 26, 27, 31 मार्च होता है, तो फोर्थ को हो जाएंगे 10 डेज। तो ठीक है, फोर्थ ले लेते हैं। हम एक काम करते हैं, मतलब यहां पर समझाने का सिर्फ ये है कि वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फॉल कर गया। 25 को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 3 तारीख तक 10 दिन हो जाएंगे। तो थर्ड तक उसको हमें फाइनल करना है। और फोर्थ को अगर थर्ड तक कंफर्मेशन नहीं आती है, अगर थर्ड तक कंफर्मेशन नहीं आती है, कंफर्म ना तो यस आता है ना तो नो आता है, कुछ भी नहीं आता, और 10 दिन पूरे हो जाते हैं, तो हम 11वें दिन ये मान लेंगे कि सामने वाली पार्टी ने यस कर दिया। ये इसकी कंडीशन होती है। जब भी एक टाइम पीरियड गिवन होता है तो उस टाइम पीरियड में, विद इन दैट टाइम पीरियड, आपको या तो एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, मींस कंफर्म कर देना है। या तो अपना अप्रूवल कंफर्म करना है या रिजेक्शन कंफर्म करना है। नहीं करोगे तो जो भी टाइम पीरियड गिवन है उस टाइम पीरियड के पूरे हो जाने पर हम ये मान लेंगे कि आपको ये गुड्स पसंद आ गए हैं और आप लेने के लिए तैयार हैं, तो हम सेल्स मान लेंगे। ये कंडीशन रहती है। यहां पर बात ये आती है कि अब 25 को बच्चे सेल हो गई। 25 के बाद 26, 27 करते करते 31 मार्च आ गया, फाइनेंशियल ईयर एंड, बुक्स क्लोज करनी है। अब क्या किया जाए, बुक्स जब क्लोज हो रही हैं तो क्या किया जाए। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां मान लेता हूं कि ये एक सेकेंड,
एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर ये मान लेता हूं कि ये 3 पीसीस थे टी शर्ट के और 1000 का ईच था। टोटल बच्चे 3000 रुपीज की गुड्स थी। बुक्स क्लोज करने का टाइम आ गया और कुछ भी कंफर्मेशन नहीं आई, तो क्या करना चाहिए बताना एक बार। 31 मार्च को क्या मैं ये मान लूं कि कंफर्म हो गया है, या ये मान लूं कि रिजेक्ट हो गया है? ना तो मैं ये मान सकता हूं कि कंफर्म हुआ, ना मैं ये मान सकता हूं कि रिजेक्ट हुआ, क्योंकि मैंने 10 डेज का टाइम दिया था और 10 डेज तो अभी हुए ही नहीं है। 10 डेज होंगे 3 अप्रैल को जाके, तो 4 अप्रैल को मुझे फाइनल डिसीजन लेना होगा, और तब तक उसकी कंफर्मेशन आ गई तो ठीक है, जो भी कंफर्मेशन आएगी वो मान लेंगे। अब बात आती है, अब ये सिचुएशन, पर्टिकुलर जो सिचुएशन की बात मैं कर रहा हूं, जहां पर जो भी एंट्री करने जा रहे हैं वो सिर्फ इस सिचुएशन के लिए है जहां फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होता है। अब इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में 31 मार्च को बच्चे जब बुक्स क्लोज हो रही होगी, जब बुक्स क्लोज हो रही होगी तो उस दिन हमको क्या करना है? उस दिन हमको अपने पास 2 चीजें करनी है। पहली, जो हम ऑलरेडी सेल मान चुके हैं, जो ऑलरेडी सेल मान चुके हैं, क्या वो कंफर्म्ड है कि सेल हो गई है? नहीं, वो कंफर्म नहीं है। तो पहला काम हमें करना है, हमने जो सेल की है उसको कैंसिल करना है। कैंसिल कैसे होगा? रिवर्स एंट्री करके। हमने उस सेल को कैंसिल कर देना है, क्योंकि मैंने तो सेल बुक कर ली, मेरी बुक्स में सेल बुक हो चुकी है, लेकिन एक्चुअली में फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, बुक्स क्लोज हो रही हैं। अगर मैं उस सेल को कैंसिल नहीं करूंगा तो बच्चे उस फाइनेंशियल ईयर में वो सेल काउंट हो जाएगी, कंफर्म्ड हो जाएगी। हो सकता है आगे चल के 2, 3 या 4 तारीख को वो मना कर दे, मेरे को नहीं लेना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। बुक्स तो अभी क्लोज हो रही हैं, राइट? तो मुझे अपने पास रिवर्स एंट्री करके पहला काम तो सेल को कैंसिल करना पड़ेगा। दूसरा, एक और जरूरी चीज होगी, और वो दूसरी चीज क्या होगी उसको भी समझना है। बच्चे यहां पर वो गुड्स यानी टी शर्ट्स लेकर चला गया था, क्लियर? 31 मार्च को जब भी बुक क्लोज होती हैं तो हम एक काम करते हैं, हमारे पास जितना भी बच्चे स्टॉक रखा होता है ना, उस स्टॉक की काउंटिंग होती है। इसको बोलते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन या फिजिकल काउंटिंग। सारे स्टॉक को काउंट करते हैं, और जो हम बच्चे क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं ना, वो क्लोजिंग स्टॉक इसी तरीके से निकाला जाता है, फिजिकली काउंटिंग करके कि हमारे पास कितना स्टॉक रखा है। हम अपने वेयर हाउस में जाते हैं, गोडाउन में जाते हैं, वहां पर जितने भी गुड्स रखे होते हैं हम उनकी काउंटिंग कर लेते हैं, और फिर हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं इतना क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है, इतनी वैल्यू का। अब यहां पर आराम से समझना, यहां पर क्या होगा। जब यहां पर हम एक्चुअली में अपने स्टॉक को काउंट करेंगे तो सोच के बताना एक बार, क्या ये जो 3 पीसीज ऑफ टी शर्ट कस्टमर के पास हैं, जिसने अभी तक ना तो अप्रूवल दी है ना उसने रिजेक्शन के लिए बोला, टी शर्ट उसके पास है, क्या वेयर हाउस में इसकी काउंटिंग हो जाएगी ऑटोमेटिकली? हम तो वेयर हाउस का स्टॉक काउंट कर रहे होते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन। डेफिनेटली ये काउंट नहीं हो पाएंगे। ये जो गुड्स हैं जो हमारे कस्टमर के पास गए हुए हैं,
जिस पर अभी अप्रूवल या रिजेक्शन, कंफर्मेशन पेंडिंग है। गुड्स कहां पे हैं? कस्टमर के पास हैं। तो बच्चे क्लोजिंग स्टॉक में काउंट नहीं हो पाएंगे। जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तब हम एक तो यहां पर फिजिकल काउंटिंग करेंगे, जो फिजिकल काउंट करेंगे उसकी तो एंट्री कर लेंगे, उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, इसको तो काउंट कर लेंगे। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में ही जो वेयर हाउस में बच्चे वो तो काउंट हो जाएगा, लेकिन जो कस्टमर के पास है, जो अभी तक हमने सेल नहीं माना, रिवर्स कर दिया, अगर हमने उसको रिवर्स कर दिया तो क्या वो स्टॉक भी क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बन जाएगा या नहीं बनेगा? बताओ। अगर मैंने सेल को रिवर्स कर दिया, मैंने सेल माना नहीं, 31 मार्च को सेल को रिवर्स कर दिया, तो क्या ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो बच्चे ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट होना चाहिए, लेकिन इसको कहा जाएगा क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर। इसको कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर। ये और चैप्टर्स में, कंसाइनमेंट के चैप्टर्स में भी ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा आता है। यहां पर जो क्लोजिंग स्टॉक है, वो क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ वो नहीं होता जो हमारे गोडाउन में रखा हुआ है या हमारे वेयरहाउस में रखा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक वो भी होता है जो हमारे गोडाउन में नहीं है लेकिन कहीं बाहर है, लेकिन हमारा पोजीशन है, हमारा स्टॉक है। क्लियर? जैसे कि कस्टमर के पास अगर रखा हुआ है तो वो मेरा स्टॉक ही तो रखा हुआ है, जब तक कि फाइनल सेल नहीं होती है तब तक पोजीशन मेरा ही है। जब मैं सेल करता हूं, इनवॉइस काट देता हूं सामने पार्टी के नाम पे, तो पोजीशन उसका हो जाता है। अदरवाइज उस गुड्स की ओनरशिप मेरी ही रहती है। पोजीशन में चाहे चाहे उसके हो, लेकिन ओनरशिप मेरी रहती है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? जब एक्चुअली में मैं उसको सेल कर देता हूं, सेल का इनवॉइस दे देता हूं। क्लियर? ऐसे ही अगर आपने कुछ गुड्स परचेज किए, अभी गुड्स आपके पास पहुंचे नहीं है 31 मार्च तक, रास्ते में है, ट्रांजिट में है, तो वो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक माना जाता है। क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रांजिट। अगर आपने कुछ सामान 31 मार्च को परचेज कर लिया, बिल आपके नाम पे कट गया, तो अब आप ओनर बन गए ना उस गुड्स की, लेकिन वो सामान आपके वेयर हाउस तक पहुंचा नहीं है। अगर वेयर हाउस तक नहीं पहुंचा तो बच्चे फिजिकल काउंटिंग में वो काउंट हो ही नहीं पाएगा। लेकिन ये स्टॉक भी आपको बिलोंग करता है 31 मार्च को, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक बनेगा। तो अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, 31 मार्च को जब हम बुक्स क्लोज करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ वो नहीं होता जो हमारे वेयर हाउस में है, जिसकी फिजिकल काउंटिंग होती है। वो सारे क्लोजिंग स्टॉक होते हैं जो वेयर हाउस में नहीं है और बाहर बाहर कहीं पर भी है, चाहे वो कस्टमर के पास है, चाहे वो ट्रांजिट में है, कहीं पर भी है, बट उसकी ओनरशिप जो है वो मेरी है। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की है थर्ड पर्सन को। बस फर्क इतना है कि कुछ सामान वेयर हाउस में रखा है, कुछ सामान वेयर हाउस में नहीं रखकर कहीं और रखा हुआ है, बट बिलोंग तो आपको ही करता है ना, तो वो भी क्लोजिंग स्टॉक बनता है। ऑल्दो ये वाला पार्ट अभी इस चैप्टर में आएगा नहीं, ये मैंने आपको समझाने को बोला, लेकिन ये वाला क्लोजिंग स्टॉक इस चैप्टर में आ जाता है। कौन से केस में? इस वाले केस में जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होता है और जस्ट उससे पहले हमने अप्रूवल बेसिस पर सेल कर दी, जिसकी कंफर्मेशन का टाइम पीरियड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फॉल कर रहा है, और 31 मार्च तक
कस्टमर की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई, ना तो अप्रूवल की, अगर अप्रूवल की कंफर्मेशन आ जाती तो मैं सेल मान लेता, अगर उसकी रिजेक्शन की आ जाती तो मैं रिटर्न मानते हुए उसको अपने स्टॉक में मान लेता, चाहे उसके पास रखे थे। लेकिन अगर कुछ भी नहीं आया, कंफर्मेशन भी नहीं आई और रिजेक्शन भी नहीं आया, तो मुझे अपनी सेल को कैंसिल करना होगा, पहली बात, जो मैं एंट्री कर चुका हूं यहां पर। यहां तो बच्चे मैं एंट्री कर चुका था ना, ये वाली, ये एंट्री मैं कर चुका था। अब मुझे इसे रिवर्स करना होगा क्योंकि एक्चुअली में सेल नहीं हुई है। और सेकंड जो बहुत जरूरी चीज थी, मैंने आपको कहा मुझे इसे अपने क्लोजिंग स्टॉक में लेना होगा, और क्लोजिंग स्टॉक में लेने की एक एंट्री होती है, मैं यहां पे बस लिख देता हूं, टू बी एडिड इन क्लोजिंग स्टॉक। एक बार ये बताओ कि ये वाला पॉइंट समझ में आया कि इसको क्लोजिंग स्टॉक में क्यों ऐड करना है, बस ये बताओ। वो गुड्स जिसकी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कंफर्मेशन नहीं आई है अप्रूवल या रिजेक्शन को लेकर, तो क्या वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बन जाना चाहिए? ये पॉइंट समझ में आ गया? डन, वेरी गुड। चलो अब बात आती है कि हम इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे। अब मैं इसकी जर्नल एंट्री बताता हूं, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं ताकि थोड़ी जगह बन जाए। तो मुझे दो काम करने होंगे। ये दो काम कब करने होंगे आपको? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उन गुड्स के लिए जो कि अभी तक कस्टमर के पास हैं और हमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। ये दो काम आपको करने होंगे उतने गुड्स के लिए। अब इसकी एंट्री क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे इसी एग्जांपल में देखो, अगर मान लो मैंने कहा कस्टमर 10 टी शर्ट ले गया था 1,000 रुपए के हिसाब से, तो बच्चे पहली एंट्री मैंने 10,000 रुपए से कर दी होगी। कस्टमर डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000। उसके बाद कुछ टाइम के बाद उसने ये कहा, हमने उसको 10 दिन का टाइम दिया था कि 10 दिन का टाइम है आप बता देना। वेरी नेक्स्ट डे उसका कॉल आ गया, वेरी नेक्स्ट डे उसने कहा कि दो टी शर्ट्स पसंद आ गई हैं, ये वाली, कुछ भी उसका अमाउंट है या उसका कोई भी कोड नंबर है या उसका कलर है, कुछ भी। उसने कहा दो टी शर्ट्स मुझे पसंद आ गई हैं, ये दो टी शर्ट तो मैं रख रहा हूं। तो दो टी शर्ट रख रहे हैं, तो बच्चे इसकी एंट्री नहीं करनी, हमने सीख ही लिया, ऑलरेडी एंट्री की हुई है ना हमने, दोबारा एंट्री थोड़ा ना कर देंगे। जो भी कंफर्म हो रहा है उसकी एंट्री नहीं करनी। और उसने हाथ के हाथ ही बोला कि इसमें 3 टी शर्ट तो ऐसी हैं जो मुझे पसंद नहीं है, ये तो मैं वापस करूंगा ही करूंगा। इसकी एंट्री डाल देनी है रिटर्न की। इसने बोल दिया, कंफर्म कर दिया, रिटर्न करूंगा। लेकिन अभी हमारे पास ना सिर्फ 5 टी शर्ट की इंफॉर्मेशन आई है। मैंने पूछा बाकी 5 टी शर्ट, उसने कहा अभी आपने 10 दिन का टाइम दिया है ना, तो बाकी अभी मेरा भाई जो एल्डर ब्रदर है वो ना अभी कहीं बाहर गया हुआ है, वो 3-4 दिन के बाद आएगा, तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। लेकिन हाँ, ये 5 टी शर्ट की इंफॉर्मेशन कंफर्म है कि दो मैं रख रहा हूं और ये 3 मैं नहीं रख रहा हूं। क्लियर? 5 टी शर्ट की इंफॉर्मेशन आ गई। और जो वो 10 दिन का टाइम था, वो यही वाला केस था, यही वाला केस था। तो 31 मार्च को 5 टी शर्ट की कंफर्मेशन पेंडिंग है। बच्चे ये 5,000 रुपए की कंफर्मेशन पेंडिंग है, इसकी कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं है, अप्रूवल या रिजेक्शन। और बीच में आ गया 31 मार्च। अब जब बीच में 31 मार्च आ गया, तो अब हमें ये दो काम करने ही होंगे जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। पहला काम कि हमें अपने पास, चलो मैं पहले इसकी ट्रांजैक्शन लिख देता हूं, अप्रूवल
अप्रूवल का कंफर्मेशन, कंफर्मेशन में दोनों चीजें आ जाती हैं, अप्रूवल भी या रिजेक्शन भी। कंफर्मेशन किसी भी चीज की, कंफर्मेशन है ना। मान लो यहां पर आपने, किसी बॉय ने किसी गर्ल को प्रपोज किया, है ना, तो दोनों चीजें आ सकती है ना, अप्रूवल की कंफर्मेशन भी आ सकती है कि आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो रहा है, या रिजेक्शन का भी आ सकता है। लेकिन अगर दोनों में से कुछ भी नहीं आ रहा, लड़का बेचारा बैठा हुआ है छत पे, तारे गिन रहा है कि यार कुछ तो आए, और उस गर्ल ने उसको बोला था कि ठीक है मुझे थोड़ा टाइम दो सोचने के लिए, आप इंसान तो अच्छे हो लेकिन उस बारे में मैंने अभी सोचा नहीं है ना, मेरे को थोड़ा टाइम दो, मुझे 10 दिन का टाइम दो। अब वो उस लड़के को ही पता है कि 10 दिन उसके बेचारे के कैसे कटने वाले हैं। अब कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही, कंफर्मेशन अप्रूवल भी हो सकता है, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया ये भी हो सकता है, या फिर कंफर्मेशन आ जाए आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो गया है, बट दोनों ही चीज नहीं आ रही है, तो क्या होगा? तो कंफर्मेशन में दोनों चीज आती है, अप्रूवल भी, एक्सेप्टेंस भी और रिजेक्शन भी। कंफर्मेशन पेंडिंग फॉर 5 टी-शर्ट्स at the end of the financial year। अब बच्चे इस केस में आपको, थर्ड वाले केस में 2 काम करने हैं। पहला, आपको अपनी सेल कैंसिल करनी पड़ेगी। सेल कैंसिल करने की एंट्री वही होती है जैसे मैंने आपको बताया, सेल को कैंसिल करना है। इसमें आपको सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर या डेटर, यहां सेल रिटर्न मत करना, यहां पर सेल्स कैंसिल करना है। तो आपको ये करना पड़ेगा कितना, 5 टी-शर्ट्स का। 5 टी-शर्ट्स के लिए 5,000 रुपए से आपको बच्चे ये एंट्री करनी पड़ेगी। ये आपने कैंसिल क्यों की? क्योंकि ये फर्स्ट एंट्री में ऑलरेडी डली हुई थी, यहाँ पे ऑलरेडी ये डला हुआ था। इसमें से सिर्फ 5 की 5,000 की कंफर्मेशन आई है, बाकी 5,000 की नहीं आई है। तो इसका बाइफरकेशन हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। ये जो 10 टी-शर्ट है 10,000 रुपए की, इसमें से 2,000 रुपए की टी-शर्ट अप्रूव, 3,000 की रिजेक्ट, 5,000 की एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कंफर्मेशन पेंडिंग। तो ये टोटल आपका इक्वल बनना चाहिए जितने की सेल हुई है। आपको पूरी उसकी बाइफरकेशन मिलनी चाहिए, कितना एक्सेप्ट, कितना रिजेक्ट और कितना एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पेंडिंग है। ये वाला पॉइंट जरूर आएगा। इसमें आपको 2 काम करने थे, मैंने आपको बताया। पहला, आप रिवर्स कर देना, क्योंकि आप ऑलरेडी सेल में आपने लिया हुआ है, वो सेल में आना नहीं चाहिए। सेकंड, मैंने आपको कहा था कि स्टॉक, ये स्टॉक है किसके पास? कस्टमर के पास। स्टॉक हमारे लिए एक असेट्स है, तो यहां पर स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट। जो बच्चे एक्चुअली में क्लोजिंग स्टॉक है, ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बनेगा। जो हमने क्लोजिंग स्टॉक वेयर हाउस का काउंट किया है, उसमें हमें इसे ऐड करना होगा। क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट। और 2, ये क्लोजिंग स्टॉक कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो टू ट्रेडिंग अकाउंट। 11th-12th का थोड़ा सा याद होगा फाइनल अकाउंट, कि फाइनल अकाउंट में हमारे पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस डेबिट साइड पे, सेल्स क्रेडिट साइड पे, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे। ये क्लोजिंग स्टॉक है हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। तो यहां पर हम इतने अमाउंट को अपना कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं।
स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये 2 एंट्रीज आपको करनी है। और यहां पर एक बहुत जरूरी चीज ध्यान रखनी है, इसमें अमाउंट क्या आएगा ये ध्यान रखना है। स्टॉक को लेकर किसी को याद है स्टॉक का वैल्यूएशन? स्टॉक का वैल्यूएशन हम किस प्राइस पे करते हैं? 11th-12th में पढ़ा हुआ कुछ कुछ याद आ रहा है? कुछ कुछ याद आ रहा है तो बताओ। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, स्टॉक का वैल्यूएशन किसी को याद नहीं आ रहा? बच्चे स्टॉक का वैल्यूएशन होता है हमारा कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। हमेशा हम अपने जो स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं वो होता है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है इसके ऊपर जो हमें बताता है, और अकाउंटिंग में एक हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, वो भी हमें यही कहता है कि डोंट एंटीसिपेट द प्रॉफिट्स। अगर आप कॉस्ट को मार्केट वैल्यू यानी हायर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपने अपने प्रॉफिट्स को भी रिकॉर्ड कर लिया, जो रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। जनरली कॉस्ट कम होती है और मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है, तो इसलिए कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना चाहिए। बट कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पर कॉस्ट ज्यादा हो और उसकी मार्केट वैल्यू कम हो, तब भी आप ज्यादा पर रिकॉर्ड करेंगे तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का उल्लंघन हो जाएगा। क्लियर? तो जो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है वो कहता है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, कम पे रिकॉर्ड कर लो। प्रॉफिट्स होगा जब एक्चुअली में सेल होगा तो प्रॉफिट्स बुक कर लेंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो पहले से प्रॉफिट बुक मत करो, राइट? तो मोस्टली ये ट्रांजैक्शन मोस्टली कॉस्ट पर आएगी। अगर मैं यहां पर बोल दूं कि जो टी शर्ट्स हैं इसकी मुझे कॉस्ट, ये तो बच्चे 1000 तो सेल प्राइस है, मुझे इसकी कॉस्ट पड़ती है 800 रुपीज। जनरली ये क्वेश्चन में गिवन होगा। तो 5 टी शर्ट्स मल्टीप्लाई 800 यानी कि 4000। ये जो एंट्री होगी ये 4000 रुपीज से होगी। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर उस पर बुक होता है। मोस्टली यहां पर कॉस्ट आएगी, बट अगर कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर मार्केट वैल्यू कॉस्ट से भी कम होती है, क्वेश्चन में गिवन होता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में वो देगा, तो आपको ध्यान रखना है हर बार इस एंट्री को कॉस्ट से नहीं करना। जब ये एंट्री करोगे इसके सामने अमाउंट लिखोगे तो आपको ध्यान रखना है कि मार्केट वैल्यू क्या है। मोस्टली केसेस में मार्केट वैल्यू ज्यादा मिलेगा, बट अगर क्वेश्चन में गिवन है मार्केट वैल्यू और वो कॉस्ट से कम है तो आपको वो कम वाला जो मार्केट वैल्यू है उसको अपने पास कंसीडर कर लेना है इस एंट्री को करने के लिए। क्लियर? तो बच्चे जो आज ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल या रिटर्न बेसिस, इसमें एक पार्ट ऐसे बिजनेसेस जहां पर अप्रूवल बेसिस पे वेरी फ्यू ट्रांजैक्शंस होती हैं उसकी हमने देखी कि उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। ये 3 तरह की जर्नल एंट्री उसमें बनती है टोटल। पहली एक्चुअल सेल, दूसरा अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा उसकी एंट्री, तीसरा अगर तीसरी एंट्री सिर्फ तभी आएगी जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होगा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। यहां तक कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। क्लियर है?